नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं ओमकार चौधरी जी। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि जी। सर, मैंने कभी ऐसी पार्टी टूटती हुई देखी नहीं, लेकिन अब पार्टी टूट तो रही है, ये सबको पता है। एक बड़ा ज़बरदस्त सा आज जो गेम चल रहा है, जिसके बारे में कई लोग कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, आपकी भी टिप्पणी मेरे को सुननी है कि सर, ये जो सायोनी घोष है, सुनने में ये आया है, अब पता नहीं कितना सच्चाई है, कितनी क्या है, मुझे नहीं पता। सुनने में आया है कि काकोली जी और सायोनी जो सबसे पहले थे, जो भागे और सायोनी को फ़ोन करा किसी एक ने जो लंदन वंदन में घूमती हैं, तो उनको इन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, तुम्हारे लिए मैंने अपना जो मूवी का करियर छोड़ा, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब तो मैं तो कहीं की नहीं बची अभी तो। तो मेरे को अपनी ज़िंदगी सँभालने दो, तुम्हारे पास तो पैसे हैं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं तो मिडल क्लास से आती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? ये अब पूरा रूमर में चल रहा है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। आपका क्या ख़्याल है सर? क्या ये लड़की एक अकेली जो आजकल बड़ा खुले में घूम रही है, दिल्ली, कोलकाता और शाम को पहुँच गई जी वो भूपेंद्र यादव जी के घर में। तो आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है ये पीछे? अ, यादव जी के घर में तो आज कोई एक और सांसद भी पहुंचा है और अब कुल मिलाकर के 28 में से 22 सांसद हो गए हैं, ऐसा काकोली घोष ने दावा किया है। और उन्होंने ये कहा है कि स्पीकर से जब हम मिलेंगे तो उन सब नामों का खुलासा कर देंगे। इसका मतलब ये है आदि जी कि डे बाय डे ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों की उधर संख्या कम हो रही है और इधर बढ़ती जा रही है। वैसे मुझे ये आश्चर्य नहीं हो रहा है, सयोनी घोष जैसे लोग अगर इस तरीके से मौका परस्ती दिखा रहे हैं, क्योंकि जब ये ममता दीदी के साथ थे तो इनका टोन कुछ और ही हुआ करता था। महुआ मोइत्रा से लेकर के ये और तमाम इनके दूसरे सांसद, उनके तब के बयान उठा करके देखें तो ये सयानी घोष जो है ये मक्का मदीना की बात करती थी, नगमे सुनाती थी। तो ये एक्सपोज हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। अभी जो ये कयास चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से इनको कोई एश्योरेंस मिली होगी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको क्लियर कट ये बताया है कि अभी तो भूल जाइए कि आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या बीजेपी के हिस्से हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, हम हर एक का बैकग्राउंड देखेंगे, किसने कब क्या कहा है जरा ये भी देखेंगे और एमए ही किसी को आंख मूंद करके नहीं लेंगे। कम से कम एमएलए के बारे में तो यही कहा गया था। एमपीज के बारे में हो सकता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का थोड़ा सा नजरिया फर्क इसलिए हो क्योंकि यहां एज सच उनको बहुमत तो है भाई, 293 तो सांसद उनके साथ हैं, 240 बीजेपी के अपने हैं और बाकी जितने भी हैं वो एनडीए के घटक दलों के हैं, तो उनको बहुमत में तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे चल करके अगर ये सब मर्ज होना चाहते हैं बीजेपी में तो इसमें भी पेच आएगा। देखना ये होगा कि ये जिन जिन सीटों से जीत करके आए हैं वहां की इक्वेशंस क्या हैं और जो लोकल पश्चिम बंगाल के इनके नेता हैं उनके अपने हित तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दूसरों को तो आज आप शामिल कर लेंगे, मान लिया ये 20, 22 या 25 तक आ जाते हैं तो भी इनके आ जाने मात्र से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या 272 नहीं होती है।
तो ऐसे में 272 पूरे करने के लिए फिर दूसरे दलों से भी इनको उम्मीद रहेगी। और ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, इसके संकेत और संदेश कोई बहुत अच्छे कभी जाते नहीं हैं। अतीत में भी हमने देखा है, कर्नाटक में भी एक बार बदनामी हो चुकी है, महाराष्ट्र में भी। ठीक है, एकनाथ शिंदे तक तो वेल एंड गुड था, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया था। लेकिन फिर शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ा गया, उनके भतीजे को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और जो एनसीपी के नेता आए थे उनमें छगन भुजबल से लेकर के तमाम दूसरे लोग जिनको दागी माना जाता है और जिनके बारे में अतीत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ही, देवेंद्र फडणवीस ने ही बहुत सारी ऐसे बातें कही थी। अजित पवार के बारे में भी कहा था चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, और बाद में उन्हीं अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया और उनके 12 विधायकों को मंत्री बना दिया। उसको लेकर के काफी बदनामी झेलनी पड़ी थी, और जब लोकसभा चुनाव में इनको नुकसान उठाना पड़ा तो ये चर्चाएं बड़ी तेज थी कि देखिए लोगों का गुस्सा अल्टीमेटली निकल ही पड़ा और लोकसभा चुनाव में एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा। 48 में से 31 सीटें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। तो सोच समझ करके ही भारतीय जनता पार्टी इस बार गोटियां खेल रही हैं, पत्ते फेंट रही है। वैसे भी अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखें तो चलिए, अभी तो 2026 है, 2027, 28, 29, तो 29 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा समय है। कई विधेयक, महत्वपूर्ण विधेयक, जिनमें वन नेशन वन इलेक्शन वाला भी है, महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला भी है, यानी डिलिमिटेशन वाला, तो ये लोकसभा में गिरा था, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है। तो अगर इनके पास 360 सांसद होते तो वो पास हो जाता, और 2029 में ही डिलिमिटेशन के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया गया होता, लेकिन अब वो लटक गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बारे में जरूर सोच रहा है। अब वो विद्रूप ना हो जाए, ये सारी कवायद एक बदनामी ना हो जाए, क्योंकि अभी तो सारी बदनामी अगर किसी के हिस्से में आ रही है तो वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी है। पर अगर इन चीजों को ठीक तरीके से नहीं संभाला गया तो बदनामी के छींटे इनकी कमीज पर भी पड़ सकते हैं। सर, बदनामी तो बढ़िया है, मतलब ये तो बोलते हैं ना, सेल्फ प्रोटेक्शन है, कहीं ना कहीं अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये एक तो बड़ा क्लियर है कि भैया ये बीजेपी में तो नहीं आएंगे। एंड मेरा ये कहना है, अगर बुरा मत माने आप, मुझे अपना इसमें थोड़ा सा विश्लेषण दीजिए सर। मैंने ये बोला है कि साहब, आपको इनके वोटों की जरूरत है। पॉलिटिक्स एक बहुत ही रूथलेस चीज है, जिसमें आपको कभी कभार अपने दुश्मनों का भी साथ लेना पड़ता है। इधर आओ, बैठो, चाय पियो, जो मर्जी है, वोट डालो हमारे को। और आपको बड़ा क्लियर पता है कि जितने भी टीएमसी के बंदे हैं उसमें से आधे से ज्यादा, एक्चुअली तो मैं बोलूंगा 90% का ग्राउंड पे कोई कनेक्ट नहीं है। तो इनको आपको कुछ देना तो है नहीं। ये तो है नहीं कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने लिया था, उसके बाद आपने उसको बोला था मैं आपको राज्यसभा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ दे के आपने उसको खींचा था इधर पे। इनको तो कुछ भी नहीं देना आपको। तो क्या ये मेरा असेसमेंट ठीक है? देखिए, जब इतनी बड़ी घटना होती है ना आदि जी, तो कुछ तो पर्दे के पीछे होता है। और शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से शताब्दी रॉय के घर पहुंचे थे जब
ये सारे सांसद इकट्ठा हो रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि जो भी घटनाक्रम इस समय चल रहा है पश्चिम बंगाल में, वो चाहे 80 में से 58 एमएलए टूटे हों, अब तो वो 64 हो गए हैं, या फिर 28 में से 20 एमपी टूटे हों, 19 के सिग्नेचर सामने आए, 20वें का अभी नहीं आया था, लेकिन अब काकोली कह रही हैं कि ये संख्या बढ़कर के 22 हो गई है। तो जब तक आपको कहीं से कोई संकेत नहीं मिलता है, और वो संकेत किस रूप में मिला है, क्या चीजें तय हुई हैं, ये तो शायद पब्लिक डोमेन में कभी ना आए, पब्लिक के सामने कभी ना आए, लेकिन कुछ तो एश्योरेंस इन लोगों को मिले होंगे। अब इनमें से बहुत सारे लोग हो सकता है कि थोड़े बहुत मतलब छोटे पापी हों, कुछ बड़े पापी हों। तो जब आप सत्तारूढ़ दल के साथ आते हैं और सदन में उनके हितों को पूरा करते हैं, तो फिर अगर जांच एजेंसी आपके पीछे है तो उसमें थोड़ी बहुत ढीलम ढाली हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि किसी का मुकदमा वापस ले लिया जाए या कार्रवाई को रोक दिया जाए। ऐसा हुआ नहीं है कभी, महाराष्ट्र में भी कभी नहीं हुआ कि मुकदमे खत्म कर दिए गए हों। तो यहां भी मुकदमे तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन चीजें शिथिल हो जाती हैं, और मुझे लगता है इतना ही आश्वासन काफी है। लेकिन ये एक बड़ा एसेट है इस समय। भारतीय जनता पार्टी को सांसदों के समर्थन की, वोट की सदन के भीतर दरकार है। तो ये अगर मिल जाती है, और जो मैंने अभी उल्लेख किया था कि अगर 360 का आंकड़ा पूरा हो जाता है, तो ये फिर से वो डिलिमिटेशन वाला, महिलाओं को आरक्षण देने वाला जो बिल लेकर के आए थे, वो फिर से इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो ये तो रियल पॉलिटिक होगी ना सर। ये तो वही होगी कि रियल पॉलिटिक होगी, आपको कुछ चाहिए, आपने उसको ठीक है थोड़ा सा ये वो करके। सर अभी जो टीएमसी है, ये कल जो स्पीकर से मिलने वाले हैं और ये सब होने वाला है, इसका जो आगे प्रोसीजर रहेगा, आप क्या क्या बता सकते हैं सर, क्या होगा आगे प्रोसीजर, और किस तरह से ये चीज आगे जाएगी? कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं। 91 में कुछ संशोधन हुए थे, दल बदल को लेकर के, या दल के भीतर ही गुट बना लेने और फिर उसको मान्यता दिलाने के सिलसिले में। और उसमें कुछ प्रावधान किए गए थे कि स्पीकर भी ऐसे गुट को मान्यता नहीं दे सकता, या तो जिस संसदीय दल से, जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, उस पार्टी की अध्यक्ष इनको एक्सपेल कर दे, निकाल दे, निष्कासित कर दे, या स्पीकर को लिखे कि इन्होंने अनुशासनहीनता की है, ये हमारे कहने में नहीं है, हमारा जो मुख्य सचेतक है या जो हमारे संसदीय दल का नेता है, वो जो दिशा निर्देश दे रहा है उसके अनुरूप ये सदन के भीतर बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो स्पीकर फिर वहां से कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अभी स्पीकर के हाथ बंधे हुए हैं 1991 के उस एक्ट में जो संशोधन हुए थे उससे। तो मुझे लगता नहीं है कि स्पीकर के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। हाँ, चूंकि सदन की व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी उनकी है, और वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट भी उन्हीं के अनुसार होता है, यानी लोकसभा सचिवालय ही करता है जी। तो हो सकता है अगर इनकी मांग है कि हम अब टीएमसी के सदस्यों के साथ नहीं बैठना चाहते, हमारी सीटिंग व्यवस्था आप एनडीए के जो सांसद हैं उनके साथ कर दीजिए, वैसा कुछ देखने को मिले, पर उसकी भी संभावना थोड़ी कम है। तो भी होगा क्या सर कल फिर? कह नहीं सकते, ये लोग मिलेंगे जाकर के, अपनी बात कहेंगे उनके सामने,
स्पीकर इनको बताएंगे कि नियम कायदे कानून क्या है और उनकी जो सब लोग सीमाएं क्या हैं। सर, जो सब लोग बोल रहे हैं सर कि जो जिस तरह से शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का ये जो फैक्शन टूटा था, उसी तरह के कुछ होगा यहाँ पर, क्योंकि 2/3 मेंबर्स इनके पास हैं। तो ये लोग असली टीएमसी, वो असली टीएमसी, नकली टीएमसी का जो अभी गेम चल रहा है, कि ये लोग क्लेम कर सकते हैं कि भैया हम हैं असली टीएमसी, तो आप हमको जगह दीजिए, इनका हमको पता नहीं। उसके लिए जरूरी ये है आदि जी कि जो विधायक दल टूटा है, अब 64 संख्या बता रहे हैं वो, तो अगर वो 64 के 64 ये दावा कर देते हैं कि हम असली टीएमसी हैं और वहां से पार्टी में विभाजन की कंडीशंस शुरू हो जाएं, तो फिर ये भी उनके साथ चले जाएंगे। अभी हो क्या रहा है, अभी ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन शाह, जिनको इन्होंने निष्कासित किया था पार्टी से, उनके निष्कासन को लेकर के थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है और संभवतः उसी असमंजस में ऋतुव्रत बनर्जी अभी भी ममता बनर्जी को अपनी लीडर बता रहे हैं। यानी वो अभी अलग गुट बना करके नेता प्रतिपक्ष तो बन गए हैं, लेकिन वो अपने आप को टीएमसी में ही बता रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र में भी यही हुआ था। एकनाथ शिंदे ने यही कहा था कि हम टीएमसी में ही हैं, और शुरू में कहा था कि मातोश्री परिवार यानी उद्धव ठाकरे के प्रति हमारा जो सम्मान है वो वैसे का वैसा ही है। लेकिन ये सब चीजें एक राजनीति में पोस्चरिंग होती है, तो ये पोस्चरिंग ली जा रही है। एक्चुअल में वैधानिक दृष्टि से इनको तभी अलग मान्यता मिलेगी या इनके असली टीएमसी होने के दावे पर तभी कोई कानूनी सुनवाई या चुनाव आयोग में सुनवाई या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, जब ये मामला चुनाव आयोग में विधिवत जाए। सिंबल के लिए, पार्टी के लिए, दावेदारियों के लिए, फिर वो कहेंगे कि ये गलत तरीके से विभाजित हुए हैं और गलत तरीके से इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो वहां पर तय होगा फिर, जैसे उस मामले में हुआ था। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन अल्टीमेटली रास्ता वही है। इन दोनों को, यानी जो संसदीय दल के टूटे हुए सांसद हैं 22 और जो 64 एमएलए टूटे हैं उनको, और इनकी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, अगर वो भी टूटते हैं, ब्लॉक प्रमुख टूटते हैं, जो पार्टी ऑफिसियों हैं, पदाधिकारी हैं, संगठन के लोग हैं, वो भी टूटते हैं और उनका 2/3 हिस्सा एक तरफ साबित हो जाता है, यानी टीएमसी के अधिकांश सदस्य भी इनके पक्ष में हो जाते हैं और ये कागजी खानापूर्ति पूरी करके चुनाव आयोग और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रक्रिया थोड़ी लंबी तो होगी, लेकिन वही एक सही रास्ता होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, इसके अंदर सर एक और चक्कर है। ये लोग अगर जैसे क्लेम करते हैं कि भैया ये सिंबल हमारा है और ये है, और जिस तरह आपने बताया कि उद्धव ठाकरे के साथ जो इन्होंने किया था वो भी सेम, एंड मेरे हिसाब से तो एग्जैक्ट सेम पाथवे में चल रहे हैं लोग, जो रास्ता है वो पूरा सेम है। उस टाइम पे जो हुआ था उसमें बीजेपी का जो, मतलब ये लोग खुले में जो कर रहे थे वो थोड़ा कम था, इसमें थोड़ा सा खुले में, मतलब भूपेंद्र यादव के साथ मीटिंग्स हैं, ये है वो है ना, धड़के से कर रहे हैं लोग। डिफरेंस मेरे को बस यही दिखता है सर। एंड में आपको चाहिए जो चाहिए इनसे, तो आप वो चीज लेके इनको क्या करोगे? नहीं, देखिए, आखिरी मोमेंट तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा
कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र रिपीट करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। उस समय उद्धव ठाकरे के बयान याद करिए, और रोजाना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी संजय राउत की, वो इस बात के लिए ही उकसा रहे थे एकनाथ शिंदे को और उनके साथियों को, सांसदों को भी, कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। वो इसलिए ताकि पार्टी और सिंबल कम से कम उनके पास बचा रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये थी, खुलकर के वो सामने नहीं आई थी, और खुलकर के सामने भी थी क्योंकि एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री बन चुके थे और उनके साथी सरकार का हिस्सा बन गए थे, इनके सहयोगी बन गए थे। उस समय तो हरीश साल्वे जैसे वकील सलाह दे रहे थे। अभी मुझे पता नहीं है कि इस टूटे हुए गुट को कौन सलाह दे रहा है, लेकिन कानूनी सलाह तो निश्चित रूप से टॉप लेवल पर उनको मिल रही होगी कि आपको कब क्या करना है, कब कौन सा स्टेप लेना है। तो उस लिहाज से अगर देखें, अगर बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का खेल ही खत्म करना है, जैसे उद्धव ठाकरे का और शरद पवार का खेल ही खत्म कर दिया महाराष्ट्र की राजनीति में, कोई उनको पूछने वाला ही नहीं है। तो अगर इनका खेल ही खत्म करना है जी, अभी फिर से एक गेम हो गया उनके साथ आज मीटिंग। तो अगर पूरा खेल खत्म करना है ममता बनर्जी और अभिषेक का, तो फिर तो वही होगा, ये दावा करेंगे कि असली टीएमसी हम हैं, वो मुकदमेबाजी होगी चुनाव आयोग के यहाँ भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और अल्टीमेटली जिसके पास संख्या ज़्यादा होगी और जिसकी कागजों की पूर्ति मुकम्मल होगी वो जीत जाएगा, उसके पास पार्टी चली जाएगी। फिर ममता बनर्जी को भी उसी तरीके से, जैसे नया सिंबल और नई पार्टी का नाम शरद पवार को लेना पड़ा और उद्धव ठाकरे को लेना पड़ा, ऐसे ही 28 साल बाद, टीएमसी के गठन के 28-29 साल बाद ममता बनर्जी को भी एक नई पार्टी का नाम और सिंबल लेना पड़ेगा, और फिर आगे के लिए फिर देखेंगे स्ट्रीट फाइटर की जो इनकी छवि है वो कितना आगे बढ़ा पाती हैं। ममता बनर्जी में तो थोड़ा बहुत अब भी मुझे दम लग रहा है, लेकिन अभिषेक बनर्जी या आदित्य ठाकरे या सुप्रिया सुले, इनसे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो अभी ये जो आज भी हुआ है इनका अभी मैं तो बोल रहा हूँ भाई, एक तरफ बंगाल में तोड़ो यार, यहाँ पर महाराष्ट्र में खड़े हो गए आप तोड़ते हुए, वहां पर तोड़ते तोड़ते इधर पहुंच गए हैं। एक जगह करो ना यार, कम से कम मैच किया फोकस तो कर सके यार, यहाँ पर टूट रहा है, चल ठीक है यहाँ फोकस करो। वो ये क्या हुआ, वहां पर भी टूट गया? अच्छा, तो सर चक्कर तो 2/3 का है ना जी, चक्कर तो 2/3 का है। 20 सीट, 20 बंदे अभी बाकी हैं उसके अंदर। अगर आप देखें 340, 300 41, 42, 43 जो भी है, 44 तक पहुंच गए हैं ये लोग, तो फिर भी 20 सीट अभी भी बाकी है इनकी। कहां से आएंगी वो? ये तो 6 हुए, इसके बाद बाकी जो 14, 15, 18, 20 या जो जितने भी हैं वो कहां से आएंगे सर? देखिए, बात ऐसी है कि मैं ऑन एयर उन चीज़ों का खुलासा करूं तो मुझे भी शोभा नहीं देता है, पर अगर मोदी जी और अमित शाह ने ठान लिया है कि हमें 360 की संख्या पूरी करनी है तो वो कर लेंगे। देखिए, उद्धव ठाकरे के पास भी मरी गिरी हालत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हैं, और शरद पवार के पास भी 8 एमपी हैं। तो ये तो उनको तय करना है, यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, क्योंकि बार बार मामला यहीं आकर के अटक रहा था। इससे पहले आदि जी 3 बार शरद पवार के कहने पर अजित पवार ने
भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से बात की थी विलय के लिए, लेकिन वो इसलिए सिरे नहीं चढ़ी कि शरद पवार की बेटी को वो मंत्री बनाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कहीं और एडजस्ट कर देंगे, कुछ और कर लेंगे, मंत्री नहीं बनाएंगे। तो अगर सुप्रिया सुले वाला मामला किसी तरह निपट जाता है तो हो जाएगा ये काम। इसी तरीके से जो उद्धव ठाकरे के साथ लोग हैं, वो तो अगर अगले चुनाव में उनको टिकट की और जीत की गारंटी मिल जाए, गारंटी तो ये क्या देंगे, पर टिकट की अगर उनको गारंटी मिल जाए कि फिर से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल जाएगा, तो वो लोग भी आ जाएंगे। तो अगर हम इनको जोड़ें तो 17-18 उनके, 19 के आसपास उनके बैठेंगे, 22 के आसपास ये आ रहे हैं, कुछ 1-2 और भी आ सकते हैं टीएमसी के। तो मुझे लगता है कि उतना तो जुगाड़ हो जाएगा। क्योंकि सर देखिए अभी जो गेम है, अगर आप इसको देखें, जिस तरह से जो पूरा पॉलिटिक्स अभी इस टाइम पे चल रही है, बड़ी डेलिकेट पोजीशन के अंदर है। और बीजेपी का ये जो गेम है, अगर ये पूरी तरह से सेट हो जाता है तो 27 का यूपी का मतलब लिटरली फिर एक वो अखिलेश साहब बचेंगे जिनके साथ जो करना है इनको करना है। और उसके बाद 29 के ऊपर काफी इम्पैक्ट इसका आएगा, क्योंकि अगर आप देखें बंगाल की जो कितनी सीट है सर, 28-29 सीट है लोकसभा की, अगर उसमें से आप 70-80% या जितना भी आप खींच सकते हो, तो आपका तो मतलब वैसे भी गेम वहां पर हो जाता है। डिलिमिटेशन का जो गेम है वो हो जाता है आपका, तो आपको काफी फायदा होगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये काफी क्रूशल जंक्शन है बीजेपी के लिए। सर इसके अंदर अगर आप देखें अभी जो बड़ी बड़ी खबरें हैं जो आ रही हैं कि साहब कांग्रेस रो रही है कि ऐसे कैसे कर सकते हो ये वो नो दैट, तो ये मेरे को एक चीज यहाँ पर पूछनी है कि पॉलिटिक्स में अब जैसे बीजेपी के भी कितने लोग हैं वो बोलते हैं यार ये लोग इतनी गालियां देते थे, इन्होंने हिंदुत्व को गालियां दी हैं, बीजेपी को गालियां दी हैं, क्यों ले रहे हो उनको? इनका आप कैसे जवाब दोगे सर, क्या बोलोगे इनको? नहीं देखिए, कुछ लोगों को तो रोना ही है, उनके रोने को तो आप रोक नहीं सकते हैं। उनके लिए तो स्थितियां परिस्थितियां ही ऐसी बन गई हैं कि रोने के अलावा कोई चारा उनके सामने है नहीं। ये लोग शोर मचाएंगे। जहां तक प्रश्न है 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव का, उत्तर प्रदेश के लिए को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चिंतित नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल इकोसिस्टम में और मीडिया के एक हिस्से में एक हवा बनाई जाती है हर बार। उत्तर प्रदेश में तो इतना सॉलिड नेतृत्व काम कर रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश की आबो हवा ही बदल दी है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर के। तो उत्तर प्रदेश तो छोड़ ही दीजिए, उत्तराखंड तो उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2 स्टेट में वापसी हो ही रही है। गोवा मणिपुर में भी ये लोग टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। मेरी दिलचस्पी अगर आप पूछें तो पंजाब में है। जो हाल ममता बनर्जी का बंगाल में हुआ है, वही हाल इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हम होते हुए देखेंगे। और अकाली दल उन्होंने देख लिया, पंजाब की जनता ने। कांग्रेस पार्टी का शासन कुशासन उन्होंने देख लिया। और 5 साल की सरकार अब अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की भी देख ली। वहां एक बहुत बड़ा निराशा का माहौल है और वो विकल्प की तलाश कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि केवल आज की बात नहीं है ये। जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तब भी पंजाब में राष्ट्रवादियों की कभी कमी नहीं रही, कभी भी कमी नहीं रही। जलियांवाला बाग जैसा कांड जो है वो
पंजाब में ही हुआ है, अमृतसर में ही हुआ है। लाठियां उन्होंने खाई हैं। मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ाई उन लोगों ने लड़ी है। तो वहां राष्ट्र को प्यार करने वाले, और मैं तो अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप उठाकर देख लीजिए, हमारी सेनाओं में, हमारे अर्धसैनिक बलों में, हर जगह उनका कंट्रीब्यूशन है। हमारे सिनेमा में आप देख लीजिए, पंजाब ने कैसे कैसे हीरे दिए हैं। साहित्य जगत में देखिए आप, विधि के क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में उनका कंट्रीब्यूशन है। तो अगर उनको बात जम जाए, और जो दुष्प्रचार किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के, कृषि कानूनों को लेकर के, वो अगर काबू में आ जाएं, यानी लोगों की सोच में ये लोग बदलाव करने में कामयाब हो जाएं, और उनके दिमाग में ये भी बात बैठ जाए कि अरविंद केजरीवाल को भी देख लिया, भगवंत मान को भी देख लिया, किस तरीके से सदन में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, दारू पी करके वहां भाषण देने आ गए। और जिस तरह का राज उन्होंने किया है पिछले 4.5-5 साल में, वो भी सबके सामने है। जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए। बिजली का भी संकट है, इसके अलावा वहाँ करप्शन है, वहाँ अपराध बढ़े हैं, वहाँ पर आतंकवाद ने फिर से दस्तक देनी शुरू कर दी है, वहाँ ड्रग्स के मामले हैं, वहाँ धर्मांतरण का मामला है, वहाँ ड्रोन से पाकिस्तान की साइड से वेपन्स गिराए जाते हैं। तो तमाम तरह की गतिविधियां वहाँ चल रही हैं, रोजगार नहीं है युवाओं के लिए। तो ये चीजें बहुत काउंट करेंगी इस बार के चुनाव में। अभी एक चिट्ठी आई है सर, ममता बनर्जी के कैंप ने, कभी मेरे को अभी अपडेट आया है, उन्होंने एक, मैं ये चिट्ठी जरा डाल देता हूँ। अभिषेक बैनर्जी ने चिट्ठी लिखी है, तो ममता बनर्जी के कैंप ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है कह के कि भाई किसी और को मत मानिए, हम लोग ही हैं, और हम इन पे इनिशिएट अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स अंडर 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम इनके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा कुछ होगा, कोई भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है, और कोई और किसी को रिकग्निशन मत दीजिए आप। तो ये इन्होंने अभी चिट्ठी लिख दी है। ये तो जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कैविएट डाली जाती है कि एक तरफा फैसला मत ले लीजिएगा, हमारी भी सुन लीजिएगा। तो ये तो रोते पीटते पहुंचे हैं स्पीकर के पास। स्पीकर का भी दायित्व बनता है कि सिग्नेचर देख ले, नियम कायदे कानून क्या है वो जरा भांप ले, उनका आकलन कर ले, और उसके बाद ही सोच समझ करके फैसला करें। क्योंकि जो भी वो फैसला करेंगे अल्टीमेटली उसको भी चैलेंज किया ही जाना है। पहले पार्टी चैलेंज करेगी, फिर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो ये लंबी प्रक्रिया है। अब देखिए क्या होता है। आदि जी सर, मेरे को अब दूसरा आखिरी में आपको पूछना है कि जो कांग्रेस का राज्यसभा का ये जो मध्य प्रदेश में गड़बड़ हुई है, इसके ऊपर मेरे को जरा 1 मिनट आपसे पूछना है कि सुप्रीम कोर्ट गए, इधर गए, उधर गए, अब तो हुआ नहीं, उन्होंने बोला हाई कोर्ट चले जाओ। आई थिंक आज 14 तारीख है, 18 तारीख को है ना सर राज्यसभा के इलेक्शंस। तो अभी इसमें कुछ बचा है इनके लिए स्कोप इस चीज को वापस लेने के लिए, कि ये हो गया, गेम अप है? मेरी राय में तो कुछ नहीं बचा है। किसी भी चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू हो जाए, अधिसूचना जारी हो जाए, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कोई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और किया भी नहीं गया है। इस मामले में भी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया कि हम तो नहीं सुनेंगे, बल्कि इनकी याचिका खारिज की है। आप चाहें तो हाई कोर्ट चले जाइए। मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट से भी इनको किसी तरह की रिलीफ मिलेगी, ऐसा लगता नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया कुछ नहीं है, तो फिर तो हाई कोर्ट तो कुछ बोलेगा नहीं ना आगे से। इंटरेस्टिंग। ये एक जो बोलते हैं ना सर, मॉरल कनंड्रम बैठा हुआ है, सबके दिमाग के अंदर, कि किस तरह से ये होगा, किस तरह से क्या होगा। मैं अपनी तरफ से यही बोल रहा हूँ कि यार आपको वोट चाहिए, वोट लो और पासे मारो इनको।
पंजाबी में बोलते हैं ना जूस कड्डो पासे मारो, मतलब आम है या मौसम्बी है, जो मर्जी है उसको दबोचो, जूस निकालो, जो चाहिए चलो, बाकी थैंक यू, आगे। और ये चीज इनके दिमाग में बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि भैया आपका सिर्फ जूस ही निकल सकता है, बाकी कुछ हमको कुछ चाहिए नहीं आपसे। तो ठीक है, आपको अगर चाहिए तो हम थोड़ा सा आपके ऊपर हल्का ले लेंगे, बट बाकी चीजें जो हो रही हैं जरा बताओ, चिट्ठियां दो, एविडेंस दो, ताकि बाकियों पे तो हम कार्यवाही करें। देखिए, चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं उनको माहौल सूंघने में ज्यादा समय लगता नहीं है। लगता नहीं है, सही बात बोली आपने। ये एक तो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, लगातार 5 राज्यों में, ये तो 5 राज्य महत्वपूर्ण है। असम भी इक्वली उतना ही महत्वपूर्ण है। इन सब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, मामूली जीत नहीं हुई है। और पश्चिम बंगाल के जितने एमपी टूट करके आ रहे हैं ना, इनमें से अधिकांश ऐसे हैं, एक संसदीय क्षेत्र के तहत 5 से कहीं कहीं इससे भी ज्यादा विधानसभा क्षेत्र होते हैं। कुछ कुछ संसदीय क्षेत्र की तो सारी विधानसभा सीटें टीएमसी हार गई है। तो वे लोग अपने भविष्य को लेकर के आशंकित नहीं होंगे क्या? यही हाल महाराष्ट्र में है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि अगर उनको 360 की संख्या पूरी ही करनी है, 2/3 बहुमत लेना ही है लोकसभा में, तो फिर वो शरद पवार की पार्टी की तरफ भी देखेंगे, उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ भी देखेंगे, और कांग्रेस के भी वहां कुछ चुन करके आए हैं। बाप रे बाप, पॉलिटिक्स बड़ी डेंजरस चीज है सब। हम जैसे लोगों को दूर से ही ठीक है, ये ऐसे बड़ी डेंजरस गेम है। और मोटा भाई ने काफी जबरदस्त चाल खेली है, मतलब खुद चुपचाप बैठे हैं आराम से, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब भाग रहे हैं इधर से उधर। जबरदस्त चाल है सर। थैंक यू सर आपके समय के लिए और आपके विश्लेषण के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई है, एंड कल बड़ा एक इंपॉर्टेंट दिन है, तो देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि इसके बाद की पॉलिटिक्स कैसे खुलेगी उसके ऊपर कल का पूरा पूरा दिन का क्या होता है उसके अंदर सब डिसाइड करेगा। थैंक यू सर। एंड सब ऑडियंस से बहुत रिक्वेस्ट है, धन्यवाद आदि जी। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है सर के चैनल को और हमारे चैनल को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फॉलो करिए और सपोर्ट भी करते रहिएगा। हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा, हमारे ग्रुप्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।